गाना फिल्माया गया, पिक्चराइज हुआ और इस मूवी में अपीयर कर रहा है? जी बहुत ही ताज्जुब की बात थी मेरे लिए। मुझे अभी ये फिल्म शायद कोई 3-4 साल पुरानी है, लेकिन इसका वीडियो अभी अपलोड हुआ था। मैंने सुना हुआ नहीं था, लेकिन मैंने जब देखा तो इट वाज वेरी शॉकिंग और बहुत डिस्टर्बिंग चीज थी। जी एब्सोल्युटली। सिर्फ क्या कहेंगी, पहले तो हम सिर्फ बात करते थे कॉपीराइट्स की, प्लेजरिज्म की। इन द नेम ऑफ इंस्पिरेशन इंडिया में अक्सर, और ये पहली बात नहीं है, द मस्त कलंदर को उन्होंने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त बना दिया, एंड इट चेंजेस द इंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। और क्योंकि वो $1 बिलियन इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में उसकी रसाई है, तो असल गाना कहीं बहुत पीछे रह जाता है और उनकी तर्ज बहुत आगे चली जाती है। क्या आपको लगता है दिस इज ये कोई मुनज़्ज़म एक तरीका है चीजों को लेके चलने का उनका? इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती कि मुनज़्ज़म तरीका है या ये उनकी पॉलिसी है, या लेकिन ये है कि मैं ये कहूंगी कि आजकल क्योंकि कमर्शियलिज्म इतनी ज्यादा हो गई है कि पहली दफा मैंने ही अभी इस पे आवाज इसलिए ही उठाई है क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये सिर्फ बॉलीवुड का मसला नहीं रहा। अब ये पूरे बड़े सगीर में मुझे ऐसे लगता है कि हमारा वो लिंक जो है अपनी तहजीब के साथ और अपने म्यूजिक के साथ वो अजीब होता जा रहा है, क्योंकि हम हर चीज का रीमेक्स बनाना चाहते हैं, हर चीज को रीमेक करना चाहते हैं, हर चीज में यूथ और यंग लोगों को दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये कि जो हमारे असल मास्टर्स हैं, हम भी तो नाम लेके काम नहीं कर रहे हैं। मतलब हम भी जो सूफी कलाम है उसको किसी भी तरीके से पेश कर रहे हैं। तो मुझे इसलिए बहुत बुरा लगा कि एक तो सबसे पहली बात है सिद्रा कि इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि ये लोक चीजें ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया के लिए होती हैं, और वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सी, जैसे आपने कहा, खूबसूरत बातें होती हैं, रूहानियत होती है, उसमें भारी भरकम, मतलब अगर अल्फाज आपके बड़े सिंपल भी हों तो उनमें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें लोगों के जज्बात भरे पड़े होते हैं जो उस इलाके के, उस खित्ते के लोग होते हैं। तो हमने देखा है कि फिल्मों में इस तरह से गाने यूज करना बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, बगैर किसी इन सारी चीजों को हमें एक मुनज़्ज़म तरीके से इनको प्रोटेक्ट करना होगा। ज़ेब, हमने ये भी देखा है कि हालिया जो ट्रेंड्स रहे हैं, खास तौर पे क्योंकि साल 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर की बात हुई, कलरिज्म की बात हुई, तो जहां पे भी हम देखते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन है या एक्सप्लॉयटेशन है ऑफ द अफ्रीकन कल्चर, उस पर बड़ी आवाज उठाई जाती है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, मशरिक़ वुस्ता की, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा लोक विरसा है, ऑफकोर्स इनका अपना एक म्यूजिक और तहजीब है, मैंने अक्सर ये नोट किया है कि बॉलीवुड मूवीज में वो मिसरेप्रेजेंटेड होता है। दे पिक अप वेरी एग्जॉटिक पर्शियन पोएट्री एंड अदर्स, लेकिन फिर वो उसको मिक्स कर देते हैं किसी तरह बेली डांसिंग से और एक बहुत ही हाइपर सेक्सुअलाइज्ड विजुअलाइजेशन से। क्या आपने ये चीज नोट की है? जी एब्सोल्युटली, ये मैंने देखा हुआ है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन ये बात अगर आप देखेंगे तो आपको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मूवीज में भी नजर आएंगी। अभी हाल ही में एक मतलब जिस दिन मैंने एक आर्टिकल लिखा जो एक्चुअली एक इंडियन पब्लिकेशन ने पब्लिश किया जब मैंने इस रिएक्शन के लिए, लेकिन जैसी वो आर्टिकल छपा तो उसी के एड्स में मुझे एक पाकिस्तानी फिल्म का एड मिला जिसमें एक अरब साउंडिंग साउंड ट्रैक था और एक लड़की बेली डांस कर रही थी। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अब ये सिर्फ बॉलीवुड का मसला नहीं रहा, ये आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। बल्कि मुझे लगता है कि इंडिया में क्योंकि मेस्ट्रोज और लोगों को पहचान सकाफती म्यूजिक की और इस फोक ट्रेडिशन की ज्यादा है, वो खुद रिजेक्ट करते हैं इस कमर्शियलिज्म को। और यहाँ पे अमन की और खूबसूरती की बात यह है कि आई एम श्योर यू हैव अ बिग फैन बेस in India as well, and they were equally disturbed. Yes, absolutely. तो जो मेरे इंडियन फैंस थे, उन्होंने इतना ज्यादा प्यार और मोहब्बत के साथ उन्होंने बड़ा अफसोस किया इस चीज का, और वो खुद बड़ी तनकीद कर रहे थे। बट बात यही है कि बात किसी एक चीज पे अगर हम उंगली उठाएंगे तो हमें हम जो खुद गलत कर रहे हैं वो हमें
दिखाई नहीं देगा. अच्छा, so we are also following those trends, you know. नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. अच्छा, trends. इसकी कोर में हम जाना चाहेंगे जब हम कमर्शियलिज्म इन म्यूजिक की बात करते हैं. एक वक्त था कि द म्यूजिशियन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वुड क्रिएट म्यूजिक फॉर द लव ऑफ इट, कि उसका ये पैशन हुआ करता था. अब क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे आप खुद भी पॉइंट आउट करते हैं, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, तो ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ता है. कई लोग कहते हैं कि मूवी में आइटम सॉन्ग की या इस तरह के गाने की जरूरत ना भी हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए उसको डाला जाता है. ये म्यूजिशियंस के लिए कितना बड़ा पेन पॉइंट है? हमारे लिए तो बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, लेकिन जनरली सिद्रा मीडिया में औरतों को बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज कर दिया गया है. मतलब जनरली अगर आप देखें, मैं यही बात करती हूँ, ज्यादातर लोग इस बात को पसंद नहीं करते, बट बहुत से सहाफी जब मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में हाउ डू यू फील, हैव वुमेन रियली यू नो अब वो बड़ी एमांसिपेट हो गई हैं अंडर इतनी लड़कियां. मैंने कहा नहीं, एक्चुअली इवन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इवन इन द मोस्ट सेंसरशिप टाइम्स, आई फेल्ट दैट देयर वर मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ women Absolutely. On the scene, you know, they आप looked अगर different. बिल्कुल सही बात कह रही हैं ज़ेब, क्योंकि जब हम अपना गोल्डन एरा ऑफ पॉप म्यूजिक, पॉपुलर म्यूजिक की भी बात करते हैं, जिसमें मैडम नूरजहां का नाम आता है, नाइद अख्तर साहिबा का नाम आता है, नाजिया हसन का नाम आता है, they didn't have to be glamorous and over the top, yet their music lives on. Absolutely. और वो प्रेशर भी नहीं था, और वो इसलिए क्योंकि ज्यादा कॉर्पोरेशंस का दखल नहीं था. तो अब ये है कि कॉर्पोरेशंस की हमें जरूरत भी है, हम खुश भी हैं कि कॉर्पोरेशंस आर टेकिंग चार्ज एंड वो बहुत ज्यादा म्यूजिक पर. अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई इंडिपेंडेंट म्यूजिक का प्लेटफॉर्म रहा ही नहीं है. सही, तो एवरीथिंग इज नाउ लिंक्ड टू कॉर्पोरेशंस. तो वो तो वो अपना यू नो मफाद देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे, और उसमें ग्लैमराइजेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है हर चीज में. फैशन इंडस्ट्री है. क्या आपको लगता है कि दिस इज एक्चुअली क्लोजिंग डोर्स एज वेल? यानी वो बच्चियां, वो यंग आर्टिस्ट पाकिस्तान के जो गाना गाना चाहते हैं और बहुत टैलेंटेड भी हैं, जब वो ये चीजें देखते हैं तो उनको एक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है. उनकी फैमिलीज की तरफ से उनको मना किया जाता है कि दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू टेक टू बी सक्सेसफुल, तो हम आपको परमिशन नहीं दे सकते. एब्सोल्युटली सिद्रा, अगर उनकी फैमिलीज परमिशन दे भी तो उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. मेरे लिए खुद रहा है जी. मतलब जब हम पहले आए थे हनिया और मैं, तो हमें इतना ये प्रेशर लगा था, इतना प्रेशर लगा था, लेकिन हम लोग वो वक्त फिर भी बेहतर थे. तो हम लोग तो हमेशा जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट हम लोग हमेशा शलवार कमीज में आते थे. और कभी आपको पता है शलवार कमीज टम्पल भी हो जाते हैं तो यू नो समटाइम्स इट वुड लुक अ लिटिल फ्रम्पी और व्हाटएवर, बट यू नो हम लोग हर जगह इवन इंटरनेशनली वी वुड वेयर शलवार कमीजेस एंड स्टफ, बट यू नो ओवर टाइम हमें इसका बहुत we were really criticized for it, or people, I know brand managers came up to me and said, I want to give you this job but I'm not going to give it to you because you know it's not just about singing, it's about image. तो ये जो इमेज का एक प्रेशर है औरतों के ऊपर, इस चीज के बारे में बात करनी चाहिए. दूसरी बात ये है कि जो हम जब भी हम ये चीजें अप्रोप्रिएट करते हैं, ये पुरानी लोकगीत या किसी किस्म की भी रिवायती चीज, तो हमें चाहिए कि हम उसको जरा मतलब उसमें जो इंटेंशन है, जो हमारी नियत है, वो उसको जरा संभल के हम लोग. अच्छा, नियत बिल्कुल सही कह रही हैं आप. मैंने कल ही ये पढ़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड गोल्स, यानी नियत और नतीजे का जो फर्क होता है. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम इतना रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, हमें नतीजा चाहिए कि जी मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएं, ये चीज प्रॉफिटेबल हो जाए, तो वो हम भूल गए हैं कि हम किस नियत से या किस मकसद के तहत ये कोई भी काम कर रहे हैं. सो यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन. अच्छा, मुझे बताइएगा कि यू नो अगेन आई वांट टू ब्रिंग इन बॉलीवुड बिकॉज इट्स अ मच बिगर इंडस्ट्री. उनका जो अपना एरा ऑफ इनोसेंस था इन द 70s एंड 80s, इट हैज बीन लॉस्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल लैमेंट ओवर दैट. यानी उनके अपने व्यूअर्स कहते हैं कि वो खूबसूरत दिन थे, वो बड़े अच्छे भोले भाले सिंपल डेज थे, वो कहाँ सब खो गया है? और डू यू थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ कमबैक? I mean, to be honest, I have worked in Bollywood, but मैं इतना कोई इसकी internal working से नहीं को नहीं जानती हूँ. मुझे जो लगता है कि अब वो इतनी बड़ी एक मशीनरी बन गई है कि वो तो चल रही है अपने उस पे, जो
आई थिंक इतना इसके बारे में सोचना भी हमारे लिए it doesn't matter क्योंकि even the more kind of the people who want to tell different stories, जो लोग अलग काम करना चाहते हैं, वो भी अब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे आ गए हैं, अमेजोन पे आ गए हैं, ये वेब बेस्ड सीरीज कर रहे हैं. ज़ेब, तो आप कह रहे हैं कि एवेन्यूज अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, सो रादर देन फोकसिंग आवर एनर्जीज कि ये क्यों नहीं बदल रहे, आप अपना बदलाव खुद ला सकते हैं. अच्छा, एक कॉलर आपके लिए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग सिद्रा. गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, और ज़ेब को भी सलाम हो. मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इस बात पे कि आपने इस इश्यू को टेकअप किया है. अगर मैं बात उन्होंने सही की, बॉलीवुड तो हमारे जिंदगियों में झलक रहा है. आप यकीन करें कि हमारी शादियों में झलक रहा है. हम उसको क्यों ब्लेम करते हैं कि जब हमने खुद एक चीज अडॉप्ट करनी शुरू कर दी, हमारा अपना कल्चर हमने लूज किया. मुझे याद है 70s के era में, आपको याद है कि हम अपनी कल्चर पेश करते थे. फैज बलोच होते थे, सुलेमान शाह होते थे, हम रिप्रेजेंटेशन देते थे उनकी दुनिया के अंदर. ये हमारी शनाख्त थी. लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखें, इससे चीज से घबराने की जरूरत, जो चीज ओरिजिनल वो ओरिजिनल है. दूसरी बात है कि आज मैं रियलाइज करता हूं कि हम उस चीज को, ये जो नई जनरेशन या नए लोग, जो आइटम सॉन्ग वाले जनरेशन मौजूद है, लेकिन उसके साथ पैरेलल मेरे और आप जैसे लोग भी मौजूद है. हमें चाहिए कि पैरेलल चीज बनाए, टीवी पैरेलल बनाए, जो इस चीज को भी प्रेजेंट करे. उनको अपना काम करने दें, हम अपना काम करें. देखिए, शिद्दत पसंदी किसी भी जगह हो सकती है, और शिद्दत पसंदी क्यों, एक खास नजरिया दुनिया को देखने का या हो सकता है. लेकिन अगर आपको याद हो, इन द 70s, 80s, इवन 90s में, अपने चाइल्डहुड की अगर बात करूं, तो कहा जाता था कि हमारे पेरेंट्स वर वेरी कंफर्टेबल विद अस वाचिंग परहैप्स एन इंडियन मूवी, क्योंकि उनको लगता था ये साफ सुथरी मूवी है, ऐसा कल्चर और उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हमारे करीब है. आपको डर नहीं होता था, कोई PG+ रेटिंग्स नहीं होती थी मूवीज की, तो यू कुड वॉच एक खास सर्कल ऑफ मूवीज. लेकिन ज़ेब, अब मेरे ख्याल में ये जो प्रॉब्लम है वो हम अपने लोकल कंटेंट में भी फेस करते हैं. सम ऑफ द डायलॉग्स ऑफ आवर पाकिस्तानी ड्रामाज, और उसके अंदर जो कहानियां दिखाई जा रही होती हैं, हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है फैमिली के साथ बैठकर देखना. इस पे आपका क्या ओपिनियन है? जी, एब्सोल्युटली. मेरे ख्याल में एक क्योंकि बहुत बीच में एक बहुत बड़ा गैप भी आया था, फिर एकदम से बहुत बड़ा बूम आया जी. तो मेरे ख्याल में फॉर अ लॉन्ग टाइम हम लोग स्क्रैम्बल कर रहे थे कि हम बनाए क्या. तो हमने यही किया कि वी लुक्ड और टुवर्ड्स द अदर साइड, और जो भी ट्रेंड्स थे वो हम लोगों ने पिकअप कर लिए. सही. तो उस वजह से जो वो अपनी आइडेंटिटी जो हमारी, जो कि बाय द वे इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वो आइडेंटिटी, और वो हमारी पाकिस्तानियत जो है, वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती है, और उनके लिए मुनफरिद चीज है वो. लेकिन वो हम भूल जाते हैं. और मेरे ख्याल में इस पे सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है, एज ऑलवेज, वो है जल्दी से पैसा कमाने की ख्वाहिश. क्योंकि ये ऑब्वियसली बिजनेसेस हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट है, वो चाहते हैं वो हमने जो पैसा लगाया वो वापस मिले. तो फिर आप वही कहते हैं कि ओके, व्हाट वर्क्स, दिस वर्क्स, लेट्स डू इट. इसमें सितम ज़रीफी है ना. आपने जिस तरह कहा कि हमारे जो ड्रामे थे वो वहाँ पॉपुलर है, वहाँ दिखाए जाते हैं क्लासिक्स के तौर पे, तन्हाई है, आंगन टेढ़ा, एक्सेट्रा, बिकॉज उनको जबान की शाइस्तगी, हमारी पाकिस्तानियत पसंद थी. लेकिन उनकी मूवीज में हम देखते थे कि इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ अ कैरिकेचर, कि जिस तरह आप पाकिस्तानियों को दिखाते थे, हम में से अक्सर ना उस तरह ड्रेसअप करते हैं, ना हमारा मुकालमा वैसा होता है. लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसको तकवीयत दे दी है. अब हम भी उन्हीं की राह पर चल के हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद हमारी आइडेंटिटी वो है, एंड दैट नीड्स टू बी करेक्टेड. एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी मैम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं आपकी कॉलर हूँ, वहाँ से बात कर रही हूँ, वाकई से. जी, क्या कहेंगी मैम? जी, कहना यही है सिद्रा कि टैलेंट तो कभी छुप नहीं सकता. किसी भी इंडिविजुअल सतह पर हो या कौमी सतह पर हो, टैलेंट है, ठीक है. और ये जो इतनी ज़ेर हासिल पीछे गुफ्तगू होती रही है, उस सब में ऐसा ये है कि डेफिनेटली हमने भी कभी ना कभी ऐसे किया है. बिल्कुल. और खुसूसन अगर हम ये फिल्मी उस पर देखें तो यही सब कुछ चलता रहा. सही. तो बाकी ये है कि ये ऐसी कौमों की और ऐसे इंसानों की शनाख्त करवाती है ये चीज़, जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, और वो जो है वो इस तरह से कर लेते हैं कि आपने उसका गाना चुरा लिया, आपने उसकी स्टोरी चुरा ली.
तो इस तरह के तो मामला चलते ही रहते हैं. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, बट समटाइम्स इट्स नॉट एज सिंपल एज कि गाना चुरा लिया. हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपकी पूरी आइडेंटिटी को हाईजैक करके अपने मुताबिक कर दिया गया हो, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज. एक और कॉलर है ज़ेब, उनसे भी बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम, इम्तियाज कर रहा हूँ. जी इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे? बात दरअसल है, कोई कायदा कानून जरूर होना चाहिए. अगर कोई मुल्क कोई सनत किसी की चीज चोरी करे, सूफियाना कलाम की या किसी भी चीज की धुन या शायरी, तो उस पर कोई केस करना चाहिए. सही. मगर आपको इंडिया का तो हाल पता है, हर चीज में उसने पाकिस्तान को तकलीफ ही देनी है. तो इस बात को मद्देनजर रखें, मगर हमारे टैलेंट की कोई कमी नहीं है. लेकिन इम्तियाज साहब क्या कहेंगे, जैसे ज़ेब ने अभी बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये हमारा लोक विरसा है, और क्योंकि कल्चरल टाइज, जमीन का खित्ता, एक दूसरे की बोलचाल एक जैसी है, इसमें कॉपीराइट्स उस तरह से है नहीं. लेकिन अगर सूफी कलाम को, जो कि इश्क हकीकी के लिए होता है, उसको इश्क मजाजी पे ले जाया जाए और वो भी एक बड़े भोंडे अंदाज में उसका आइटम सॉन्ग बना दें, तो आपका क्या रिएक्शन होता है उस पर बतौर व्यूअर? देखिए, आइटम सॉन्ग तो ये साबित करता है कि वो किरदार में किस तरह के है. वो तो सबको उन्होंने बदतमीजी में पीछे छोड़ा हुआ है, उसको छोड़ दीजिए. बस बात यह है कि हमें मीडिया पे आके उनको बेनकाब करना चाहिए, ताकि लोगों को एहसास हो कि ये गलत है और सही हमेशा सही होता है. पाकिस्तान जिंदाबाद. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इम्तियाज साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए. ज़ेब, जो आइडेंटिटी की आप बात कर रही थी, 90s में एक दफा फिर हमने बूम देखा था पाकिस्तानी म्यूजिक का. अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने खुद कहा कि जब तक पुष्पनाही, हैंड होल्डिंग कॉर्पोरेट्स की तरफ से नहीं होती, व्हाई इज इट दैट द म्यूजिशियंस आर नॉट इंक्लाइंड टू मेक म्यूजिक? यानी वाइटल साइंस का किसी ने हाथ नहीं पकड़ा था, जुनून का किसी ने हाथ नहीं पकड़ा था, दे वर्कड हार्ड टू अचीव दैट पोजीशन. आज म्यूजिशियंस पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं कर रहे? That's not true, Sidrat. When Vital Signs के साथ बहुत ज्यादा support थी. They got a Pepsi deal pretty much, within their first album or the second album. Junoon was similar. And उस जमाने में तो बहुत ज्यादा, मतलब उस जमाने में तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड लेबल्स थे, EMI था, कॉन्सर्ट्स थे, सबसे बढ़कर कॉन्सर्ट्स थे, रिकॉर्ड लेबल्स थे. There was your TV channels promoted the songs as they were. आपको बार बार बुलाते थे आपके गाने. अभी तो TV channels sometimes ask you for money to put your video up. So the thing is कि to be a musician you have to put in so much money right now, जो पहले आपके वो पैसा सारा आप जो है वो रिकॉर्ड लेबल्स लगाते थे. सही. अभी हमारा कोई रिकॉर्ड लेबल नहीं है जो कि आर्टिस्ट को एक्चुअली सपोर्ट करे for the sake of music. They do it with other corporate interests. That is it, because don't do it with the ecosystem I want to is say, Sidra, is ji. ke, as you know, as much as I love this sentiment of being, I'm very very nationalistic, and I'm a big like Pakistan हुब्बुल वतनी मेरे में बहुत ज्यादा है. लेकिन ये है कि हमें इस तरह से नेगेटिवली सोचने से ना, it doesn't help us. And I want to say it again that I'm here. You are the second person who has called me for this, but the first people who allowed me to talk about this were also in India. Absolutely. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. आपके भी हमारे भी दोस्त हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा अमन का और भाईचारे का पैगाम दिया है. लेकिन जो चीज यहाँ पे अहम है कहने वाली कि जैसे आपने खुद बताया, पूरी दुनिया में म्यूजिक लेबल्स का जो इकोसिस्टम है बदल रहा है. अब सीडीज बिकती नहीं है, गाने डाउनलोड भी नहीं होते, तो उस तरह का मनी मॉडल मौजूद नहीं है. व्हाट कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम दैट? क्योंकि हमारा, आपने जैसे खुद कहा, देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड पटारी, लेकिन रिकॉर्ड लेबल्स नहीं है. तो क्या करना चाहिए? Where is the gap and what can be done about it? I think the gap is अभी तो पूरी दुनिया में corporations are a part of this whole scenario. Gap ये है कि हम जब incorporate प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं टू सिंग, तो हमें जो हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, नंबर वन. दूसरा ये होता है कि हमें किसी किस्म का रॉयल्टी सिस्टम नहीं मिलता. सही, बिल्कुल. कोई भी आर्टिस्ट जब कोई गाना गाता है, उसको उसकी सिर्फ उसके अपफ्रंट पैसे नहीं मिलते, बल्कि एक रॉयल्टी सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देखिए, बिल्कुल सही, एन आर्टिस्ट कैन हैव ज्यादा से ज्यादा क्या 5 हिट गाने, बट यूजुअली आर्टिस्ट की लाइफ टाइम में एक बहुत बड़ा हिट होता है या 2 बड़े बहुत हिट गाने होते हैं. बट उन
गानों की बिना पे आप अपनी आराम से चैन से जिंदगी इसलिए गुजार सकते हैं कि आपको रॉयल्टीज मिलती है। बिल्कुल। तो किसी भी प्लेटफॉर्म में आर्टिस्ट को रॉयल्टी नहीं दी जाती। जब तक आप उनकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को मद्देनजर नहीं रखेंगे और इक्वेशन में नहीं लाएंगे, म्यूजिक कैन नॉट गो फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेब फॉर बीइंग हियर विद अस। और सबसे अहम बात जो आपके जहां हम ये ट्रेडिशंस की बात करते हैं, फोक म्यूजिक की बात करते हैं, इसके फॉर्मलाइज कॉपीराइट्स किसी के पास नहीं हो सकते। इट्स जस्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट यू फील इज राइट और रॉन्ग इन योर हार्ट। शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं छोटा